अमेठी में फाइलेरिया की दवा खाने से 28 बच्चों की हालत बिगड़ी। एम्बुलेंस से बच्चों को पहुंचाया गया अस्पताल। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दी गई दवा। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर बड़ी बैठक। अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में गहन चर्चा। 8 प्रदेशों के बुलाए गए पदाधिकारी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को 17,300 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। देश के पहले हाइड्रोजन हब पोर्ट को दिखाई हरी झंडी। जनता के नाम किया संबोधन। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुक्खू ने की इस्तीफे की पेशकश। कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह ने दिया इस्तीफा। विधानसभा में मार्शल बुलाने पर बीजेपी विधायकों का हंगामा। हिमाचल में सियासी उलटफेर के चलते बदल सकता है समीकरण। मुकेश अग्निहोत्री बन सकते हैं सीएम तो डिप्टी सीएम के पद पर हो सकती है विक्रमजीत सिंह की ताजपोशी। और हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का आया बयान। कहा अल्पमत में है सुक्खू सरकार। सरकार को बने रहने की नहीं है अधिकारी। विधायकों को मार्शलों से निकलवाए। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। इसी बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड में आज जारी होगा बारिश का अलर्ट। 2 मार्च को ओले गिरने की संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई हैं। आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओले के साथ साथ आंधी आने की आशंका, पहाड़ों पर बर्फबारी की आशंका जताई गई है। तो हम खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल मौसम के मिजाज में तब्दीली, मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना। बढ़ते हैं आगे। अवैध माइनिंग केस में अखिलेश को नोटिस भेजा गया है। सपा नेता का दावा, अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस। अवैध माइनिंग केस में 160 सीआरपीसी में समन भेजने का दावा किया गया है। बतौर गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो 29 फरवरी को पूछताछ में शामिल होने के लिए यह समन भेजा गया है। और भूपेंद्र चौधरी का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं। वरिष्ठ नेता देश के मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी, मंचा सिंह प्रदेश के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी, संतोष सिंह जी प्रदेश मंत्री शिवभूषण जी, हमारी बहन प्रदेश की मंत्री मीना चौबे जी, मोर्चे और प्रकोष्ठ के प्रभारी हमारे आदरणीय ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, डॉक्टर पुष्कर मिश्रा जी और कार्यक्रम में उपस्थित सभी मोर्चों के, प्रकोष्ठों के, विभागों के सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार बंधुओं, जैसा कि सब लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने एजेंडे के आधार पर, अपने कमिटमेंट के आधार पर और लोगों के जो सुझाव है किस प्रकार से हमें आगे 5 साल के लिए जनादेश जो आप सबके बीच में हमें लेना है, जनादेश प्राप्त करना है, उसके लिए क्या विषय, क्या क्या मुद्दे, क्या क्या जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, भारत को ऐसा भारत बनाने के लिए दुनिया का नेतृत्व हम लोग कर सके, इस प्रकार के सुझाव और इस प्रकार का जो हमारा संकल्प पत्र बनता है, उस संकल्प पत्र के लिए आप हम सब लोग को सुझाव भेज रहे हैं। उसी के आधार पर हम लोग अपना आगामी हमारा कमिटमेंट है, हमारा जो संकल्प है और जिसके आधार पर हम आप लोगों के बीच में जाएंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए जारी जाती है। हमने भाई मैंने जो कहा उसे पूरा करने का काम हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में पूरा किया। लोग कहते हैं बीजेपी का छुपा हुआ एजेंडा है, लेकिन हमने हमारा ओपन एजेंडा, हमने जो कहा है उस एजेंडे को पूरा करने का काम किया। हमारी सरकार
बनने से पहले हम सारे जितने भी चुनाव हुए, जितने भी घोषणा पत्र संकल्प पत्र हमारे बने, उसमें बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सारे संकल्प पत्रों में, घोषणा पत्रों में ये विषय हमारे धारा 370 कॉमन सिविल कोड, राम जन्मभूमि, ये हमारे घोषणा पत्रों में, संकल्प पत्रों का हिस्सा रहे। लेकिन भाइयों बहनों, हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकार ने इन सब कमिटमेंट को, इन संकल्प को योगी जी ने और मोदी जी ने पूरा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत को 2047 तक, जब देश आजादी के 100 वर्ष हम लोग शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, तो यूपी बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस बीच जीत की खुशी और आने वाले समय में और बेहतर रणनीति का जिक्र करते हुए नजर आए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुशासन ही आधार, डबल इंजन हरियाणा सरकार। हरियाणा में बीते 9 साल के दौरान 22 जिलों में संचालित सिविल अस्पतालों की संख्या 56 से बढ़कर 72 हो चुकी है। इनमें से अंबाला समेत 14 सिविल अस्पतालों में 100 बिस्तरों की वृद्धि भी है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। सरकार की वजह से हमें बहुत सहायता मिली है, हमारा इलाज भी फ्री हुआ है। 17 सिविल अस्पतालों में सीटी स्कैन और 5 में एमआरआई मशीनें लग चुकी हैं, तो 22 सिविल अस्पतालों में डायलिसिस और 4 में कार्डियोलॉजी सेवाएं भी संचालित हैं। हम सभी मेडिकल कॉलेजेस में और यहाँ तक अस्पतालों में भी हमने कुछ सीटें दे दी हैं कि जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स वो बनाया जाए ताकि इनकी किसी की कमी ना आए। हरियाणा के मेडिकल कॉलेज भी 6 से बढ़कर 15 हो चुके हैं। इससे राज्य में एमबीबीएस की सीटें 2185 हो गई, वहीं पीजी सीटें भी 1006 हो गई। ई संजीवनी योजना के तहत लोगों को घर बैठे मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच अहम खबर, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। अवैध माइनिंग केस में अखिलेश को नोटिस थमाया गया है। सपा नेता का दावा, अखिलेश यादव को सीबीआई का ये नोटिस थमाया गया है। अवैध माइनिंग केस के चलते 160 सीआरपीसी में समन भेजने का दावा, बतौर गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है और 29 फरवरी को पूछताछ में शामिल होने के लिए ये समन भेजा गया है। सपा नेता को ये नोटिस थमाया गया है। अवैध माइनिंग को लेकर ये नोटिस बतौर गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने दावा किया है कि अखिलेश यादव के केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी की ओर से नोटिस दी गई है। अखिलेश को मिले नोटिस को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। जो पार्टी संभाल नहीं पाते वह भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि पैकेज बटा है। जो पैकेज बांटते थे वही ऐसा कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है, भ्रष्टाचार मुक्ति की राजनीति करती है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा समर्थन करती है। इसलिए अखिलेश यादव जी के आरोप वैसे ही हैं जैसे चलनी में दूध दुहे, किस्मत को दोष दे कहावत यह है, लेकिन चलनी में दूध दुहे और भाजपा को दोष दें। जय श्री राम। बढ़ते आगे, अमेठी से अहम खबर सामने आ रही है। फाइलेरिया की दवाखाने से 28 बच्चों की हालत बिगड़ी है। एम्बुलेंस से बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ये दवा दी गई थी। बच्चों में बुखार, खांसी और शरीर में सूजन के लक्षण पाए जाने के चलते ये दवा दी गई थी। डॉक्टर की निगरानी में सभी बच्चों का इलाज जारी है। सीएचसी फुर्सतगंज में सभी बच्चों का इलाज जारी है।
जायस और कोतवाली क्षेत्र के उड़वा जूनियर विद्यालय का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर हिमाचल से है, जहां प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विधायकों के साथ कहीं न कहीं अनदेखी हुई है, विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की गई और इसके कारण हम आज इस कगार पर खड़े हैं। सीधे लखनऊ का रुख करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। समारोह के अवसर पर पूरा देश और पूरी दुनिया आज अयोध्या धाम के दर्शन करने और प्रभु राम लला के दर्शन करने के लिए आतुर है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जो आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। जो टेंट सिटी बनी है, उस टेंट सिटी में प्रतिदिन 30 से 35 हजार देश भर के कार्यकर्ता आ रहे हैं। अयोध्या धाम का भी, सरयू मैया का भी और श्री राम लला का भी दर्शन कर करके अभिभूत होकर के एक नई ऊर्जा का संचार लेकर के जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। स्वाभाविक रूप से जिस उत्तर प्रदेश से देश का कार्यकर्ता मोदी जी की इस गारंटी के अभियान से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, तो उस उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता तो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ ऊर्जावान रहने चाहिए, इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। और कल प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो राज्यसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, 100% रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। ये चीजें दिखाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित होकर के जब आगे बढ़ेगा तो परिणाम को उसके पास आने से कोई रोक नहीं सकता है। आज का ये कार्यक्रम इसी दिशा में महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र किसको कहते हैं? जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। यही सही लोकतंत्र है। जनता का शासन जनता के सुझाव लेने से प्रारंभ हो रहा है। फिर घोषणा पत्र नहीं, एक संकल्प पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के बीच आती है। जनता को जनार्दन के रूप में हम लोग मान्यता देकर के उसकी उपासना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और उसके सामने जो बातें हम करेंगे उसको पुनः अपने जीवन का संकल्प मान करके अगले 5 वर्ष की कार्य योजना की रोड मैप के साथ सरकारें सामने आती हैं। और जनता के सुझाव क्या हैं, इसी अभियान का शुभारंभ आज होने जा रहा है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना तंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना स्वयं का संगठन है, विचार परिवार है, अपने मोर्चे, अपने प्रकोष्ठ हैं। लेकिन इस सब के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, अपना शोध और प्रबंधन का भी प्रकोष्ठ है, इस सब के बावजूद हमने जनता के
सुझाव को सर्वोपरि माना है और जनता जनार्दन को ही ध्यान में रख करके इस चुनाव के पहले गांव-गांव में जाकर के उनके महत्वपूर्ण सुझावों को लेंगे। मिस्ड कॉल के माध्यम से उनके महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी हम शामिल करेंगे और ये सभी अभियान का शुभारंभ आज यहां पे पार्टी के कार्यालय में हो रहा है उत्तर प्रदेश के लिए। और उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। देश की 80 लोकसभा सीट का नेतृत्व अकेले उत्तर प्रदेश करता है, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की दृष्टि से हम लोगों को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होना होगा। और आज उसी कार्यक्रम की श्रृंखला की दृष्टि से हम सब आज यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। माहौल हमारे अनुकूल है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के कार्य के माध्यम से अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा भी गांव-गांव गई। सफलतापूर्वक परिणाम यूपी का रहा है। केंद्र के द्वारा जो भी कार्यक्रम आयोजित किए गए उन सभी कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश का संगठन अग्रणी भूमिका के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया। सब कुछ हमारे अनुकूल है। मोदी जी का काम भी है, मोदी जी का नाम भी है और उनका नेतृत्व भी है। कोई सामने दिखता नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद चुनाव और युद्ध दो ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं जहां पर कभी भी अति आत्मविश्वास हमेशा खतरनाक हो जाता है। हमें अति आत्मविश्वास से बचना होगा और इस अवसर पर हमें अपनी बूथ संरचना के लिए तैयार होना होगा। हम जनता जनार्दन का सुझाव भी लें, जनता के साथ बेहतर संवाद भी बनाएं। हमारा व्यवहार, हमारी कार्य पद्धति, याद रखना एक एक बात को जनता याद कर रही है, नोट कर रही है, उन गतिविधियों को वॉच करती है और फिर वक्त आने पर उसका जवाब भी देती है। जवाब देती है। लोकतंत्र में उसको आप रोक नहीं सकते, वो बोलेगा नहीं, लेकिन वक्त आने पर व्यक्त जरूर करेगा अपनी बातों को। इसलिए इन सभी चीजों पर ध्यान रखते हुए हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जिस बात को कहते हैं कि चुनाव जीतने का तो एक ही तरीका है, हम देश प्रदेश या अपने किसी संसदीय क्षेत्र की बात करना बंद करें, अपने बूथ की बात करना शुरू करें। बूथ जीता तो चुनाव जीता। यानी अगर बूथ पे आप जितना सशक्त हैं, जितने सामर्थ्यवान हैं, उतना ही परिणाम आपके अनुकूल आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और यही हम सब ने याद रखना, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जब अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब हम लोगों ने 80 में से 64 सीट जीती थी। तो आज तो और भी अच्छा अनुकूल वातावरण है। आज तो प्रभु राम की भी कृपा आ गई है। डबल इंजन सरकार के कार्य भी है, मोदी जी का नेतृत्व भी है, संगठन का दायरा भी बढ़ा है, बहुत सारी आशा आकांक्षाओं को भी पूरा करने का काम हुआ है। उन स्थितियों में परिणाम 80 के 80 100% कल के परिणाम की तरह 80 के 80 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने चाहिए। इसके लिए हम सबको अभी से तैयारी करनी होगी। और यह आज जब हम लोग विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए सीधा मोदी जी को अपने सुझाव भेजने के लिए मिस्ड कॉल जो आप भी नोट करें, जिसमें 90902024 ये मिस्ड कॉल मोदी जी को सीधे अपना सुझाव भेजने के लिए एक तो इसको मिस्ड कॉल कराना और दूसरा पत्रिका जो अपने सुझाव को पेटिका के माध्यम से भी एकत्रित करने का जो अभियान है, इन सबको हम लोगों को युद्ध स्तर पर चला करके
चुनाव के पहले, घोषणा के पहले पहले सारे कार्यक्रम को अपना संपन्न करके बूथों की रचना के बारे में भी लोगों का आह्वान करना, लाभार्थियों के साथ उसको जोड़ने के अभियान को आगे बढ़ाना, ये सभी कार्यक्रम करेंगे तो मुझे लगता है उसका लाभ पार्टी के प्रत्याशी को अवश्य प्राप्त होगा। पार्टी के प्रत्याशी का मतलब कमल का फूल। बस यही मान करके हम लोग चलेंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। तो विकसित भारत मोदी की गारंटी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बीच तमाम अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर संकट के बाद बादल मंडरा रहे हैं। बीजेपी विधायक दल के साथ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की और सदन में वित्तीय बजट के लिए मत विभाजन की मांग की है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्यपाल से मिलकर हमने मौजूदा घटनाक्रम की जानकारी दी और इस सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ समय से विधानसभा में जो घटनाक्रम चल रहा है उसकी जानकारी हमने राज्यपाल को दी और राज्यसभा चुनाव में जो परिणाम आए, जो वर्तमान स्थिति है उसे देखें तो कांग्रेस को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। हक का उत्तर देते हैं, उसके बाद कट मोशन पर वोटिंग होती है और वोटिंग के समय अगर वॉइस वोटिंग अपोजिशन वालों को कन्विंसिंग ना लगे तो वहां डिवीजन ऑफ वोट जो है वो मांगने का अधिकार है और हमने उसी के लिए आग्रह किया था, लेकिन 2 बार आग्रह करने के बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुना गया, हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। और ऐसी सूरत में जब सारी चीजों को लेकर के हम अध्यक्ष मोदी जी से मिलने के लिए सारे विधायक जा रहे थे तो मार्शल खड़े कर दिए और मार्शल खड़े करके विधायकों के साथ जो जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, धक्के मुक्की हुई, विधायक घायल हुए हैं, गले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के माध्यम से। खबर है हिमाचल से है, जहां प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विधायकों के साथ कहीं न कहीं अनदेखी की गई है, आवाज दबाने की कोशिश की गई है और इसके कारण हम आज इस कगार पर खड़े हैं। लगातार इन विषयों को पार्टी नेतृत्व के समक्ष भी उठाया गया, लेकिन इसका जिस तरह से सरोकार लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया और मुझे दुख है के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे एक मंत्री के तौर पर अपमानित करने का काम किया गया। जिस तरह के संदेश विभाग में भेजे जाते हैं, हमें कमजोर करने की कोशिश की गई। सरकार सभी के सामूहिक प्रयास से बनी थी और मैं किसी भी दबाव में नहीं आने वाला। ये भी कहा कि हमने पार्टी का हमेशा ही साथ दिया है और आज सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है और ये निर्णय लिया है कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूँ। और इसी बीच आगे बात करते हैं बीजेपी का चिंतन दिल्ली में मंथन। दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की आज बैठक हुई है। यह अहम बैठक चुनावी लिहाज से कई राज्यों की बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज। दिल्ली से बड़ी खबर और कई राज्यों की कोर कमेटी की बैठक आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की चयन पर बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। राज्य के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे।
को लेकर ये बैठक, दिल्ली कोर कमेटी की ये बैठक आज गृह मंत्री की मौजूदगी में, कई राज्यों की बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन पर यह बैठक रखी गई है। गृह मंत्री अमित शाह समेत जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। तो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी मौजूद, राज्यों के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बढ़ते आगे, दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का दावा, एलजी ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी रोकी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पॉलिसी का ऐलान किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था और लागू होने से बिल जो है जीरो होने की बात कही थी और अधिकतर घरों का बिजली का बिल जीरो होने की बात कही गई थी। तो फिलहाल इस पर रोक। दिल्ली से बड़ी खबर, सोलर पॉलिसी लागू होने से बिल जीरो होने की बात कही गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिकतर घरों का जो बिजली का बिल होगा वो जीरो हो जाएगा, इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया गया था। और दिल्ली की केजरीवाल सरकार का ये दावा, फिलहाल इस सोलर पॉलिसी में रोक लगा दी गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा पर मानव तस्करी की रोकथाम के लिए कंचनपुर नेपाल में मायते नेपाल के तत्वाधान में दोनों देशों के अधिकारियों और नेपाल के सांसदों की मौजूदगी में क्रॉस बॉर्डर वर्कशॉप का आयोजन किया गया और यहां होने वाले वार्षिक कार्यक्रम में भारत और नेपाल के अधिकारियों ने शिरकत की। आयोजित वर्कशॉप में आए अतिथियों ने बताया कि मानव तस्करी बॉर्डर से कई रूपों में की जा रही है और उत्तराखंड में 1850 किलोमीटर की खुली सीमा होने के कारण मानव तस्करी में इजाफा हुआ है और इसकी रोकथाम हेतु अन्य दोनों ही देशों के अधिकारीगण तीव्रता से कार्य कर इस पर रोक लगाएंगे। We'll bring some kind of action plan or some kind of rules. So with this, I have briefly. क्रॉस बॉर्डर वर्कशॉप रखने के हमारा उद्देश्य एक ये है कि हम नेपाल इंडिया जो 1850 किलोमीटर खुला सीमाना है, इस सीमाना से एवरी डे सयों की संख्या में लड़कियों को, पुरुषों को यहाँ से लला कर फसला कर इंडिया में काम के बहाने लेके जाते हैं। अब इंडिया तक ही नहीं, इंडिया को एक ट्रांजिट बना के इंडिया से वहाँ दुबई, कतार लेके जा रहे हैं। तो इसको हम कैसे इस जगह से कैसे रोक सकेंगे, दोनों देशों के अधिकारियों से बैठ के एक उपाय सोचेंगे, उपाय निकालेंगे कि ये ट्रैफिकिंग का, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग का कैसे न्यूनीकरण किया जाए। हमारे यहाँ पुलिस भी है, कस्टम्स भी है, इमिग्रेशन है, लेकिन खुला गांव जो है वो गांव में हम गांव के लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए, गांव के लोगों के साथ कैसे काम किया जाए, गांव को लोगों को एक पुलिस ही कैसे बना जाए, उस सोसाइटी सिविल पुलिस कैसे बन सकते हैं, ताकि गांव से जाने वाले लोगों को, जैसे कि वहाँ से ट्रैफिकिंग होने वाले लोगों को कैसे रोका जाए। ये एक एक्शन प्लान बना के हम अपने नेपाल की साइड में और इंडिया के साइड में लागू करना चाहते हैं। तो ये ट्रैफिकिंग जो है सालाना 200,000 से ज़्यादा नेपाली ट्रैफिक जो इंडिया, तो ये बल्कि नेपाल ही सिर्फ नहीं है, अब तो इंडिया से नेपाल में भी ट्रैफिकिंग हो रहा है। तो दोनों देशों में बीच में जो समस्या है उसको हल करने के लिए, कुछ उपाय निकालने के लिए ये रेगुलर हम सालाना एक बैठक करते हैं। तो जो अभी आपने देखा कि एसडीएम साहब आए हैं, हमारे सोशल मीडिया में भी ये सब कुछ चल रहा है आजकल नेटवर्क के चलते, तो इस पर भी रोक लगाया जाएगा।
वही तो ये नेटवर्किंग के माध्यम से, नेटवर्किंग के बहाने बहुत सारे नेपाली लड़कियों को लेके काम पे लगाया है, उनका पास से पैसा भी इन्वेस्ट करवाया है, तो उनका पैसा भी घूम रहा है और उसको वहाँ एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है, वो वहाँ से निकल के घर आना नहीं सकती है। तो उसको कैसे हम नियमित किया जाए, वो इंडिया में कैसे नियमित कर सकते हैं, वहाँ का रेगुलेशन क्या है, वहाँ के कानून क्या बोलती है, ये सारी चीज़ जो है वो इसको कम करने में हम ये काम कर रहे हैं। और दूसरा बात जो हमने हमारा प्रेजेंटेशन में भी कहा है, जब नेपाली लड़की वहाँ उसको बेच दिया जाता है तो उसको एक आधार कार्ड, नकली आधार कार्ड फंसा दिया जाता है, उसको दिलाया जाता है, तो उसमें उसका सारा उम्र बढ़ा जाता है, नाम अलग से नाम दिया जाता है, तो वो नकली जो एक आईडी जो बनता है वहाँ, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए। तो जिसका ऊपर एक आईडी बना के दिया जाता है, वो जो फर्जरी डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं उसको कार्रवाई क्यों नहीं जाओ, उसको कार्रवाई करने की मांग भी हमने किया है। देखेंगे कैसे ये दोनों देश की सरकारी पदाधिकारी बैठ के क्या क्या उपाय निकलेंगे, हम आगामी दिनों में इसको लागू करने के उद्देश्य से। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके मैती द्वारा एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई है यहाँ नेपाल में, और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस की बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए हो जाती है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग इज़ अ वेरी सीरियस इशू, और इससे घृणित कोई क्राइम नहीं है इस वक्त जो ह्यूमन सोसाइटी एक्सपीरियंस कर रही है। और ये इशू ऐसा है कि बिना डायलॉग के, बिना कोऑर्डिनेशन के दोनों देशों के बीच में हम इस समस्या से पार नहीं पा सकते। तो इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस और भविष्य में होते रहें, इसी तरह का वो है अनुमान है, और बिना डायलॉग के, बिना कोऑर्डिनेशन के समस्या को जीत पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो इसके लिए सर, इंडिया में भी बैठकें जैसे नहीं हो पाती तो इसका भी आयोजन किया जाए। इंडिया में हमारे को हाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीएम साहब की अध्यक्षता में एक सेल तो गठित है और उसकी बैठक भी होती है, बट ऑब्वियसली जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर इशू ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो इंडिया और नेपाल के बीच में ये बैठकें सिर्फ सालाना रूप में ना होकर हर छमाही में, हर तिमाही में बैठें तो उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकल सकते हैं। और अभी हाल में जो हमारे डीएम साहब और सीडीओ साहब के बीच में वार्ता हुई, उसमें संभवतः ये जो इंडो नेपाल डिस्ट्रिक्ट मीट है उसमें एजेंडा में क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग को भी प्रमुखता से रख के डिस्कस करा जाएगा। मानव तस्करी को लेकर आज मीटिंग का आयोजन किया गया है वार्षिक, इसमें आपने भी प्रतिभाग किया है महिला आयोग की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहती है, क्या कुछ निकल के आया? देखिए, मैंने तो हमेशा ही ये कहा है कि मानव तस्करी एक कोई छोटा सा क्राइम नहीं है, ये हर स्तर पे हर देश में हो रहा है। तो जब तक हम लोग सब मिल कर के छोटे छोटे गाँव तक भी जब तक ये हमारी इसको रोकने के लिए हमारी जड़ें ना होंगी, क्योंकि मानव तस्करों की जड़ें तो गांव-गांव तक पहुंची हैं, लेकिन हम लोग जो है उसको बॉर्डर पे या ऑफिसों तक ही उसको सीमित रखते हैं। हम लोगों की जो कमेटी भी बनी हुई है वो हम लोग सिर्फ मीटिंग तक ही सीमित है। जब तक हम इसको उतार के गांव तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये संभव नहीं है, और इसको एक छोटे हल्के रूप में नहीं लेना है। जैसे हमारी पुनर्जागरण काल शुरू हुआ था, सती प्रथा वगैरह खत्म हुई थी, उसी प्रकार एक जन आंदोलन के रूप में हमको इसको लेना होगा, तभी ये इसमें है मानव तस्करी, जिसको लेकर नेपाल में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक बैठक का आयोजन किया गया। बॉर्डर क्रॉस वर्कशॉप के नाम से एक बैठक का आयोजन किया गया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर दोनों ही देशों के अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर शिरकत की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भीमदत्त नगर पालिका महेंद्र नगर नेपाल में, जहाँ हर वर्ष एक बैठक का आयोजन किया जाता है और दोनों ही देशों के लोग इसमें शिरकत करके अपने अपने तरीके से वक्तव्य निकालकर क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए इसकी बात कहते हैं। मानव तस्करी, कोई एक मानव तस्करी के जो क्राइम है इसमें आता है बाल श्रम, अनैतिक देह व्यापार और भिक्षावृत्ति, यौन शोषण, दास प्रथा और अंग की तस्करी। सबसे बड़ा क्राइम भारत नेपाल के बॉर्डर से किया जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए दोनों ही देश के अधिकारी इस पर काम करते हैं। बनबसा के नेपाल बॉर्डर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सेल भारत सरकार द्वारा स्थापित है 2010 से, लगातार कार्य प्रगति पर है और इसको लेकर इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए इसको लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया गया। महिला आयोग की एक महिला उत्तराखंड से जो पहुंची हैं शिरकत करने, उन्होंने बताया कि इस पर अभी और भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि मानव तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूरी तरीके से सीमाएं खुली हुई हैं, तो उन सीमाओं
खुली सीमाओं से भी मानव तस्करी की जाती है, जिसको रोक के लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है। इस बैठक में सुदूर पश्चिम के मुख्यमंत्री यहां आने वाले थे मुख्य अतिथि के रूप में, जो नहीं पहुंचे, और खटीमा से सीओ और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बनवसा के इंचार्ज और जनप्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मानव तस्करी को रोकने के लिए और बेहतर कार्य करने की जरूरत है और लगातार दोनों ही देशों के अधिकारी इस पर काम करते हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि खुली सीमा से मानव तस्करी को रोकने के लिए ऐसी बैठकें का जो आयोजन हो रहा है, इन बैठकों से कितना फर्क पड़ता है और जो बैठक को और शॉर्ट किया जाए, इसकी बात भी यहाँ की गई थी। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, महेंद्र नगर, नेपाल। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। चंडीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा, आज शाम करीब दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ये बैठक होगी, तो लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक, गृह मंत्री के शामिल होने की भी संभावनाएं। चंडीगढ़ से अहम खबर। बढ़ते आगे, आज रोहतक दौरे पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। चंडीगढ़ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, PGI-AMS में एक ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। MDU के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे राज्यपाल। आज रोहतक जाएंगे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। चंडीगढ़ से अहम खबर। तो आज रोहतक पहुंचेंगे राज्यपाल। PGI-AMS में एक ट्रेनिंग कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। अगली खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। हिमाचल की सुखद सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। राज्यपाल से मिले नेता प्रतिपक्ष। तो जयराम ठाकुर पहुंचे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद जयराम ठाकुर का बयान सामने आया और जनादेश हो चुका है सुखद सरकार। तो बयानबाजी, क्योंकि समीकरण में बदलाव देखने को मिल रहा है। अल्पमत में हिमाचल की सरकार। बढ़ते आगे, चंडीगढ़ से अहम खबर। जींद में किसान नेताओं की बड़ी बैठक आयोजित की गई है। किसान नेता आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे और किसान नेता आज फिर नेशनल लेवल की बैठक करेंगे। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की ये बैठक आगे की रणनीति को लेकर। बढ़ते आगे, चंडीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में सियासी भूचाल, सूत्रों के हवाले से अहम खबर। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिमला पहुंचेंगे और कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार भी साथ में जाएंगे। तो बड़ी और अहम खबर। चंडीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है। नवनियुक्त मेयर कुलदीप कुमार ने कार्यभार संभाला है। चंडीगढ़ नगर निगम कार्यालय का कार्यभार संभाला है और न्यायपालिका से उम्मीद थी कि हमें इंसाफ मिलेगा। कुलदीप का ये बयान सामने आया। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रोड मैप पर काम होगा।
खबरें अभी और भी हैं, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इस बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लक्ष्मण टीले वाली मस्जिद पर फैसला आया है। कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका खारिज कर दी गई है। हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य, तो कोर्ट का ये फैसला। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लक्ष्मण टीले वाली मस्जिद पर कोर्ट का फैसला सामने आया है। कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य। लखनऊ से बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर से सीएम ने की मुलाकात सरकारी आवास में। यह मुलाकात पौज कालिदास मार्ग में शिष्टाचार मुलाकात की गई। फिलिप ग्रीन ओएम से भी सीएम ने भेंट की। सरकारी आवास में ये मुलाकात। बढ़ते आगे, पीलीभीत से हम खबर। घुंघचियाई मॉडल थाना का भव्य उद्घाटन किया गया है। सीएम योगी ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। मॉडल थाना बनने से अपराधों पर अब रोक लग सकेगी। एसपी, डीएम, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम अधिकारी इस बीच मौजूद रहे। तो मॉडल थाना बनने से अपराधों पर लगेगी लगाम। साथ ही एसपी, डीएम, एसपी सहित तमाम अधिकारी इस बीच इस मौके पर मौजूद रहे। अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के घर पहुंची और घर पहुंचकर व्यक्त किया शोक का संवेदना। बाजार शुक्ल से रुदौली मार्ग का भूमि पूजन करेंगी। तो फिलहाल शोक का संवेदना व्यक्त करने के लिए पीड़ित परिवार के घर पहुंची और शुक्ल से रुदौली मार्ग का भूमि पूजन भी करेंगी। अमेठी से अहम खबर। बढ़ते आगे, लखनऊ से हम खबर। कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन। प्रदेशाध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। वरिष्ठ नेता श्रीनिवासन ने भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन। तो भर्ती में जो धांधली, भर्ती प्रक्रिया को लेकर कांग्रेसी भी इस प्रदर्शन का हिस्सा। लखनऊ से अहम खबर। कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन। अजय राय के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। वरिष्ठ नेता श्रीनिवासन भी विरोध प्रदर्शन में शामिल। प्रदर्शन दरअसल इस बात को लेकर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई, इसी को लेकर यह प्रदर्शन। रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज
खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ से हम खबर, विंध्याचल कॉरिडोर का कार्य अंतिम चरण में पहुंचा है। नवरात्रि में श्रद्धालुओं के लिए शुरू होगा ये कॉरिडोर। विंध्याचल कॉरिडोर को अंतिम रूप देने में जुटी सरकार। विंध्या क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में जुटी योगी सरकार और योगी कॉरिडोर की लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अफसरों को दिशा निर्देशित करने के साथ ही प्रगति रिपोर्ट भी देखा और सीएम ने अफसरों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और इसी बीच लखनऊ से हम खबर सामने आ रही है। डीएसपी रजनीश वर्मा ने एसीपी लॉ एंड ऑर्डर समेत एसीपी चुनाव सेल का अतिरिक्त चार्ज संभाला है। डीएसपी रजनीश वर्मा बने एसीपी लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस कमिश्नर एसबी शिरडकर ने की तैनाती की गई। डीएसपी रजनीश वर्मा को एसीपी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। इसके साथ ही एसीपी चुनाव सेल की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोंडा से हम खबर, पुलिस के 13 निरीक्षकों का तबादला। और इसी बीच हम खबर आपको बता दें, गोंडा से लाइन के 4 निरीक्षकों को फिलहाल क्राइम ब्रांच भेजा गया है। डायल 112 के प्रभारी निरीक्षक बने हैं रामपाल। 2 निरीक्षकों को थाने का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो देवेंद्र श्रीवास्तव कोतवाली देहात के नए एसएचओ एसपी विनीत जायसवाल ने तबादला किया है। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।